हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी। आज हम पढ़ेंगे जून के करंट अफेयर्स विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप्स का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने कवर किए थे मिलिट्री एक्सरसाइजेस, अपॉइंटमेंट्स एंड स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। एंड आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे आरबीआई सर्कुलर्स, सेबी से रिलेटेड न्यूज एंड बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज। तो हम इन तीनों टॉपिक को आज की वीडियो में कवर करेंगे। अगर वीडियो के एंड में आपको कुछ वीडियो से सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको गाइडली का कोई भी पैक चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड AM12 यूज करके ले सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आरबीआई सर्कुलर्स। तो बेसिकली आरबीआई सर्कुलर्स क्या होते हैं? जो भी आरबीआई से रिलेटेड न्यूज आती है, कुछ चेंजेस हुए होते हैं, रेट्स में चेंजेस हुए होते हैं, तो वो सब आरबीआई अपने सर्कुलर्स के थ्रू पब्लिश करता है। एंड उसके अंदर बहुत ज्यादा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, लेकिन हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब पढ़ने की नीड नहीं है। हमें जो भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब मैंने इस वीडियो में पढ़ा दिया है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पहला सर्कुलर ये है कि जो भी लोन लेते हैं हम गोल्ड या सिल्वर को कोलेटरल रख के, तो उसके कुछ रूल्स चेंज किए हैं। और जो ये रूल्स है वो आरबीआई के जितनी भी एंटिटीज है उन सभी पे लागू होती है, और ये 1 अप्रैल 2026 से रूल्स लागू हो जाएंगे। तो ये बेसिकली क्या है, कस्टमर की प्रोटेक्शन को ज्यादा सिक्योर करने के लिए ये रूल्स बनाए गए हैं। तो पहला रूल क्या है, इसके अंदर जो मैक्सिमम एलटीवी रेशियो होता है, एलटीवी का मतलब होता है लोन टू वैल्यू रेशियो, वो 85% तक सेट कर दिया है। यानी कि अगर आपके गोल्ड या सिल्वर की वैल्यू 1 लाख तक है तो आपको उसका मैक्सिमम लोन 85,000 ही मिल सकता है, उससे ज्यादा आपको लोन नहीं मिल सकता। एंड इसके अंदर और भी कुछ अच्छी अच्छी बातें हैं जो आप रीड कर लो, आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, ये कुछ आरबीआई सर्कुलर्स हैं एंड इसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैंने लिख दी हैं। कुछ रेट्स चेंज हुए हैं एंड कुछ नई रूल्स ऐड हुए हैं, तो मैं आपको एक बार पढ़ा देती हूँ। सबसे पहले LAF के जो रेट्स हैं वो 0.5 से डिक्रीज हुए हैं, पहले 6 थे अब 5% कर दिए हैं। SDF और MSF के भी रेट्स कुछ फिक्स करे गए हैं। एंड इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो है यानी कि कैश रिजर्व रेशो को डिक्रीज कर दिया गया है या डिक्रीज कर दिया जाएगा 100 बेसिस पॉइंट से, और ये 4 फेजेस के अंदर डिक्रीज करा जाएगा, एक साथ नहीं डिक्रीज कर देंगे। 4 फेजेस के अंदर 25 बेसिस पॉइंट करके डिक्रीज होगा। यानी कि 25 बेसिस पॉइंट का मतलब है 0.25% डिक्रीज होगा। अभी 4% का रेट है एंड इसको डिक्रीज कर करके 3% तक ले आएंगे, और जो ये डिक्रीज है ये ग्रेजुअली होगा, और ये 6 सितंबर से शुरू हो जाएगा एंड 29 नवंबर तक चलेगा 4 फेजेस के अंदर। ओके, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आरबीआई सर्कुलर है वो है लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क। मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन मैं आपको इजी वे में समझाऊंगी। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझना। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में तो आप सभी को पता होगा, जो आरआरबी के लिए 75% होती है, कमर्शियल बैंक्स के लिए 40% होती है। LEF होता है लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क लिमिट, जो सेट किया जाता है बैंक्स के लिए कि उनको अलग अलग सेक्टर में जाके इन्वेस्टमेंट करनी है, डाइवर्सिटी लानी है। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे प्रायोरिटी सेक्टर जो भी लैंडिंग है वो कर देनी है, ऐसा नहीं है, अलग अलग सेक्टर में करनी है। लेकिन उसके अंदर नाबार्ड पे एक एग्जेम्पशन था कि नाबार्ड उस लिमिट में नहीं आता है, नाबार्ड के अंदर तुम कितनी मर्जी लैंडिंग कर सकते हो। तो पहले क्या होता था, जिन भी बैंक्स का PSL कंप्लीट नहीं होता था तो वो नाबार्ड के अंदर ज्यादा लैंडिंग करके अपना कंप्लीट कर लेते थे। लेकिन अभी क्या है कि नाबार्ड के साथ साथ और कुछ एंटिटीज भी है, उनको भी ऐड कर दिया गया है, यानी कि उनको भी LEF लिमिट से एग्जेम्पशन दे दी गई है, जैसे कि NHB नेशनल हाउसिंग बैंक, SIDBI और मुद्रा लिमिटेड। इसी तरीके से और भी है, तो आपको ये याद रखना है। और नेक्स्ट न्यूज है कि बैंक के साथ साथ UCB के लिए भी ये चीजें एप्लीकेबल है। एंड एक नाम आपको याद रखना है, वो है ब्रिक वर्क रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो लास्ट ईयर यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था एंड हो सकता है IBPS PO में भी अब की बार ये क्वेश्चन पूछा जाए। पहले इसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी। ये क्या है, एक्सटर्नल क्रेडिट असेसमेंट इंस्टीट्यूशन है, जिसमें कुछ आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, लेकिन अभी उन रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया है और बैंक अब इस चीज को फ्रीली यूज कर सकते हैं।
अब आता है लास्ट आरबीआई सर्कुलर प्रोजेक्ट फाइनेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से समझना। प्रोजेक्ट फाइनेंस क्या होता है? एक टाइप का लोन होता है। जब बैंक को पता होता है कि जो 51 या 51% से ज़्यादा रीपेमेंट कैश फ्लो के अंदर होनी है तो उसको प्रोजेक्ट फाइनेंस के अंदर डाल देते हैं। प्रोजेक्ट फाइनेंस के अंदर दो टाइप के प्रोजेक्ट्स आते हैं। पहला आता है ग्रीन फील्ड एंड सेकंड आता है ब्राउन फील्ड। तो पहले समझते हैं कि ये दोनों होते क्या है। ग्रीन फील्ड वो प्रोजेक्ट होता है जब कोई भी प्रोजेक्ट स्क्रैच से शुरू होता है, यानी कि ज़ीरो से शुरू होता है, कि एक लैंड है खाली, कोई यूज़ की लैंड नहीं है, लेकिन उसके ऊपर फैक्ट्री बनाई गई है, तो वो ज़ीरो से शुरू हुई है फैक्ट्री बननी, तो उसको ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में डाल देते हैं। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है कि फैक्ट्री ऑलरेडी बनी हुई है लेकिन उसको लीज पे देके एंड उसके पैसे को यूज़ करके दूसरी जगह फैक्ट्री लगाई गई है, तो उसको ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट बोलते हैं। कि इतना सा इन दोनों के बीच में डिफरेंस था। एंड प्रोजेक्ट फाइनेंस इन दोनों प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करता है, लोन देता है। लेकिन इसके कुछ रूल्स हैं, आरबीआई ने कुछ रूल्स इसके सेट करे हैं, वो रूल्स आपको ध्यान रखने हैं एंड बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। पहला रूल है मिनिमम एक्सपोजर फ्लोर्स। ये क्या होता है कि बैंक को एक मिनिमम लिमिट सेट कर दी जाती है कि मिनिमम इतना तो लोन उनको देना होगा, ठीक है ना, ताकि उनके पास भी एक सिग्निफिकेंट शेयर रहे, ताकि उनका एक कंट्रीब्यूशन रहे। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाती हूँ। अगर मुझे 20 करोड़ रुपए चाहिए तो ऐसा नहीं है कि मैं 20 जनों से एक करोड़ रुपए ले लूँ, ऐसा नहीं हो सकता। बैंक को कम से कम मुझे 2 करोड़ रुपए लैंड करने होंगे, अपना एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देना होगा, अदरवाइज वो मुझे लोन नहीं देगा, ठीक है ना। अगर मेरी 1500 करोड़ से कम की कंपनी है तो उसमें मिनिमम 10% का शेयर है। अगर मेरी 1500 करोड़ से ज़्यादा की कंपनी है तो उसके अंदर या तो 150 करोड़ से ज़्यादा का मुझे लोन देना होगा, या फिर जो भी प्रोजेक्ट की टोटल वैल्यू है उसका 5% देना होगा, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये कुछ लिमिट्स बैंक्स के लिए सेट करी गई है। सेकंड आता है रीपेमेंट टेन्योर कैप। इसका क्या मतलब है कि जो भी लोन का अमाउंट है वो कितने टाइम में रीपे करना होगा। तो मान लो अगर मेरा जो भी बिजनेस है वो अगर 20 सालों का प्रोजेक्ट है मेरा, तो उसका 85% यानी कि 17 सालों के अंदर अंदर मुझे अपना पूरा लोन का अमाउंट रीपे करना होगा। अगला आता है डिसबर्समेंट एंड मॉनिटरिंग नॉर्म्स। इसका क्या होता है कि ये लोन देने से पहले देखा जाता है कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। अगर आपका पब्लिक प्राइवेट कंपनी है तो उसके अंदर 50% लैंड एक्विजिशन लोन लेने से पहले आपकी कंप्लीट हो गई हो, एंड अगर आपके कोई और है तो 75% लैंड एक्विजिशन हो गई हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने लोन ले लिया एंड उसके बाद आपकी लैंड एक्वायर नहीं हुई और आपका प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हो पाया, अटक गया है। तो इसलिए आरबीआई ने ये लिमिट सेट करी है कि 50% होनी चाहिए प्राइवेट पब्लिक प्रोजेक्ट्स के लिए एंड 75% होनी चाहिए दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए। सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको ये पूरा सर्कुलर पढ़ा दिया है, होपफुली आपको समझ आ गया हो। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है सेबी। तो सेबी के बारे में हम पहले कुछ जान लेते हैं। प्रेजेंट चेयरपर्सन तुहिन कांता पांडे हैं। एस्टैब्लिश हुआ था 12 अप्रैल 1988 में एज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, जब फर्स्ट चेयरपर्सन थे एस.ए. दवे। 1992 में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दे दिया और फर्स्ट चेयरपर्सन बने जी.वी. रामाकृष्ण। ओके, इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जून के महीने की वो मैंने लिख दी है, मैं आपको रीड करके भी बता देती हूँ। सेबी है वो एनकरेज कर रहा है सेंट्रलाइज्ड फी कलेक्शन मैकेनिज्म यानी कि सेफकॉम को टू प्रिवेंट फाइनेंशियल फ्रॉड्स। सिंपल जो लॉन्च हुआ था 1 अक्टूबर 2024 में बाय बीएससी लिमिटेड एंड एमएफ यूटिलिटीज़। अगला है वैलिडेट यूपीआई हैंडल्स अब दिए जाएंगे। पहले क्या होता था abc@OKAccess वगैरह यूपीआई हैंडल्स होते, लेकिन अब उधर वैलिड भी ऐड कर दिया जाएगा, यानी कि abc@valid HDFC वगैरह जो भी आगे होगा वो। एंड अगर आप ब्रोकर हो तो BRK, म्यूचुअल फंड्स हैं तो MF। इस तरीके से यूपीआई हैंडल्स में ये वर्ड्स ऐड होंगे। अनुराधा ठाकुर जो अपॉइंट हुई है सेबी की बोर्ड और आरबीआई सेंट्रल बोर्ड की मेंबर के। एंड लास्ट सेबी चेक्स करके एक लॉन्च किया है जिसके अंदर वेरीफाई करेंगे यूपीआई हैंडल्स एंड बैंक अकाउंट्स वगैरह।
देन आता है आज का लास्ट टॉपिक, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। इसके भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। सबसे पहले ये है कि 2000 के जो नोट हैं वो 98.26% ही वापस आ पाए हैं, बाकी सारे अभी भी सर्कुलेशन में हैं। पेपैल और वर्ल्डलाइन दोनों को अप्रूवल मिला है आरबीआई की तरफ से एज अ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर। और उसके बाद है सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो इंडिया का फर्स्ट मैरीटाइम एनबीएफसी है, वो इनोग्रेट किया है यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने अलॉन्ग विद सागर सेतु प्रोजेक्ट के। जीएसटी डिपार्टमेंट ने आइस टैब करके एक टैबलेट लॉन्च करी है। उसके बाद डिजिटल पेमेंट अवार्ड्स 2025 दिए गए हैं, जो 2 टाइप के अवार्ड्स हैं, एक तो प्लैटिनम और एक है गोल्ड, जिसके अंदर बेस्ट डिजिटल वॉलेट का अवार्ड मिला है। जो प्लैटिनम का है वो मिला है पेटीएम पेमेंट एंड पेटीएम वॉलेट को, और गोल्ड मिला है डीबीएस पेले को। ओके, अगला है इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज हो गया है, अब हो गया है 5.6% इन मई 2025 एज पर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। और जो लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन है वो भी डिक्रीज हो गया है, वो हो गया है 54.8%। और जो लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है वो है कि मॉस्पी ने बेस ईयर को चेंज कर दिया है। अब जीडीपी का जो बेस ईयर है वो हो गया है 2022-2023। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो गया है 22-23। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया है 24। एंड हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे जो ऐड किया गया है इसके अंदर वो हो गया है 2023 एंड 24। तो आपको ये बेस ईयर भी याद रखने होंगे कि किसका कौन सा बेस ईयर अब सो गाइज, ये थे आरबीआई सर्कुलर, सेबी से रिलेटेड न्यूज़ एंड बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज़ फॉर द मंथ ऑफ जून। आई थिंक आपके जितने भी इम्पोर्टेंट इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर थे वो कवर हो चुके हैं एंड आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ गए होंगे। एंड वीडियो आप देखोगे तो आपको याद भी हो जाएंगे। आप वीडियो को एक बार दोबारा देख लो अगर आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं तो। बाकी गाइस, अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, क्योंकि गाइस बहुत मेहनत लगती है ये करंट अफेयर्स बनाना, खासकर माइंड मैप्स के फॉर्म में। तुम्हें बहुत कंसाइज वे में बहुत इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर ही लिखने होते हैं, तो इसलिए प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। एंड कोई और डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आपको कुछ हेल्प मिल रही है, आपको अच्छे लग रहे हैं ये करंट अफेयर, ताकि मैं और अच्छे से करंट अफेयर बना पाऊँ एंड और मंथ्स के भी लेकर आ पाऊँ। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और गाइस, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड वहाँ पे आपको जितनी भी करंट अफेयर्स मैं करवाती हूँ सबकी पीडीएफ मिल जाएगी। सो गाइस, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक